बादल पूरे गांव के आसमान को ढक चुके थे। हवा इतनी तेज थी कि पुराने घरों की खिड़कियां कांप रही थीं। रास्तों पर कीचड़ और माहौल में अनजाना डर। रुको रमेश, कहाँ जा रहे हो? ढाबे तक जा रहा हूँ। राजू और राजेश वहीं होंगे, बस चाय पीकर आता हूँ। सुनो, जंगल वाले ढाबे पर मत जाना। उस ढाबे वाले की आंखों में कुछ ठीक नहीं लगता। रमेश हंस तो दिया, पर सरिता की आवाज ने उसके मन में एक अजीब सा डर जरूर छोड़ दिया। ओए रमेश, इधर बैठ, भीग क्यों रहा है? चलना यार, आज जंगल वाले ढाबे चलते हैं। वहां की चाय नहीं यार, घर वाली ने मना किया है। लेकिन दोस्ती का दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है। तीनों एक लालटेन लेकर कच्चे रास्ते से जंगल की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। जंगल में कदम रखते ही मानो आवाजों की दुनिया खत्म हो गई। बस दूर कहीं एक सूखी शाख हिली और परछाई सरकती हुई लगी। जंगल के किनारे खड़ा पुराना ढाबा एक नीरव डर की तरह था। टूटा छप्पर, जंग लगा बोर्ड और अंदर किसी टिमटिमाती रोशनी का चमकना। आओ बैठो। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थी। राजू और राजेश ने चाय पी, लेकिन रमेश ने कप होठों तक ही उठाया था कि मत पियो। ये आवाज किसकी थी? कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा और झाड़ियों में हरकत। आज तुम गलत रात में आए हो बेटे। जब बारिश होती है वो ज्यादा भूखी होती है। भैया, मेरी मदद करो। भैया, मेरी मदद करो। आवाज बिल्कुल सरिता की थी। रमेश के पैर खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़े। एक कदम भी नहीं, ये वही है जो हर बारिश की रात लोगों को सबसे प्यारी आवाजें बनकर बुलाती है। मतलब ये कोई परछाई। रमेश, दरवाजा खोलो, मैं गिर गई हूँ। ढाबे की दीवारें तक कांप रही थीं, जैसे कोई दैत्य बाहर इंतजार कर रहा हो। ओम त्र्यंबकम। मंत्र जितना तेज होता, बाहर की धमक उतनी भयानक। ओम त्र्यंबकम। रात बीत ही नहीं रही थी। रमेश रो रो कर सरिता को पुकार रहा था, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। बाहर कीचड़ में गोल गोल गहरे निशान थे, मानो कोई पूरी रात ढाबे के चारों ओर घूमता रहा हो। अगर तुम एक बार भी निकले होते तो अब तक यहाँ तुम्हारी कब्र होती। रमेश डरा हुआ घर पहुंचा। सरिता रसोई में रोटियां बेल रही थी, बिल्कुल सामान्य। सरिता, तू ठीक है ना? रमेश की नजर सरिता के हाथ पर गई। एक ताजा लाल निशान, जैसे रात में किसी ने पकड़कर घसीटा हो। ये निशान कैसे लगा?
रात में भी बारिश में गिर गई थी रमेश। तुम्हें पुकार रही थी पर तुम आए नहीं। सरिता ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल चमकने लगी, बिल्कुल उसी ढाबे वाले की तरह। मैंने कहा था उस ढाबे पर मत जाना। और बस फिर घर में सन्नाटा। पिछली रात क्या था ये रमेश समझ नहीं पा रहा था। सुबह का सूरज तो निकल आया था, लेकिन उसके अंदर की रात अभी भी जिंदा थी। रमेश धीरे धीरे उठता है और सरिता को रसोई में देखता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? ये वही सरिता थी जिसे रमेश हमेशा से जानता था। न लाल आंखें, न अजीब आवाज, सब बिल्कुल सामान्य। रमेश मन ही मन सोचता है, कल रात जो देखा वो सपने जैसा था या सच? ओए रमेश, बात करनी है। भाई, जो रात को हुआ वो मजाक नहीं था। तीनों के चेहरों पर नींद कम, डर ज्यादा था। चलो ढाबे वाले के पास, वहीं से ये सब शुरू हुआ था, वहीं खत्म होगा। जाओ रमेश, अब सच जानना जरूरी है। जंगल वही था, रास्ता वही था, बस आज बारिश नहीं थी, पर हवा में वो ठंडक अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। तुम आ ही गए, आज सब बताना पड़ेगा। जिसे तुम भूत समझ रहे हो वो इंसानी आत्मा नहीं है, वो बांधक आत्मा है। ये क्या होता है? खाली आत्मा जो किसी भी आवाज, किसी भी चेहरे को अपना लेती है। ढाबे वाले की आंखों में डर था, जैसे वो सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बरसों पहले यहां तंत्र किया गया था, वो गलत हुआ और ये परछाई पैदा हुई। इंसान की आवाज, इंसान की शक्ल सब नकल कर लेती है। तो वो सरिता को खींच सकती थी? नहीं, पूरी तरह तब खींच पाती जब वो उसे पोखर तक ले जाती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। ढाबे वाला तीनों को ढाबे के पीछे ले गया, जहां एक काला पोखर था, जैसे उसमें आसमान नहीं, सिर्फ अंधेरा उतरता हो। ये मंत्रबद्ध ताबीज है, इसे पोखर में फेंक दोगे तो परछाई हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। और सरिता? वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। रमेश भैया, बचाओ, वापस आओ। ये
सबकी आवाजें कैसे? ये धोखा है। ताबीज फेंको रमेश। रमेश ने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और पूरी ताकत से पोखर के बीच फेंक दिया। मुक्त हो गई। अब ये वापस नहीं आएगी। आ गए? थक गए होंगे, खाना लगा दूं? उसके शरीर में अब कोई ठंडक नहीं थी, कोई बोझ नहीं, बस वही पुरानी सरिता पूरी तरह ठीक। अब ये जंगल सिर्फ जंगल है, ना कोई परछाई, ना आवाज, सब खत्म। चलो भाई, अब चाय पीते हैं आराम से। अब डर तो नहीं लगता? अब नहीं, क्योंकि अब सब खत्म हो चुका है।